वाईफाई का कनेक्शन मौसम ख़राब होने की वजह से दो तीन दिन से जो है मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो इस वजह से हमारा वाईफाई का कनेक्शन कट हो गया था। वाईफाई का कनेक्शन थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन में क्लास ले रही थी, नहीं हो पाई तो मैं ऑफलाइन ही ले रही हूँ। तो आइए देखते हैं ऑफलाइन में क्या था कि अनुभूति और अभिव्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। अनुभूति के बिना अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है, असंभव है। जैसे हम किसी भी चीज़ को जब अनुभूति करते हैं तभी उसे हम अभिव्यक्ति कर पाते हैं। अभिव्यक्ति के अभाव में अनुभूति जहाँ सीमित और प्रभावहीन रहती है, वहीं अभिव्यक्ति की सारगर्भिता भी अनुभूति की गहराई पर निर्भर रहती है। ऐसे में यदि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करें तो कहा जा सकता है कि यह व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है। अब ये जो है अभिव्यक्ति के और अनुभूति के कुछ पॉइंट है जो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देखते हैं वो क्या है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है, भाषा शिक्षण के स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्या है, इन सभी का समाधान इस इकाई के अध्ययन एवं विश्लेषण का मूल बिंदु है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं। पॉइंट है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अभिप्राय क्या है, समझ सकेंगे आप लोग इसमें। हम ये आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं। किसी विषय वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जैसे जो भी किसी भी वस्तु, दृश्य या घटना, जो भी घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसी को कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिसे हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति क्या है? हेडिंग है अभिव्यक्ति क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभिव्यक्ति किसी वस्तु, दृश्य या घटना या वातावरण के संदर्भ में जो हम मौलिक रूप से अपने मन में विचार आते हैं, और जो मन में विचार आते हैं या जिसके प्रति हम कल्पना करते हैं, या जो हमारे मन में चिंतन चलता है, जिस बात को लेकर चिंतन चलता है, उसी चिंतन को, उसी कल्पना को अपने शब्दों में और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप से लिखकर या बोलकर, शब्दों में बोलकर हम समझाते हैं, व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का आवश्यक अंग है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का आवश्यक अंग है। इसकी सहायता से सहज ही भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों में स्वतंत्र रूप से बोलने और लिखने की कला का विकास हो। इसके लिए बच्चों के स्तर और परिवेश का ध्यान
में रखकर, परिवेश को ध्यान में रखकर उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे हम अपनी जो भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भाषा आवश्यक है, हमारे जीवन में आवश्यक अंग बन गया है। जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति की भाषा जो है वह हमारे जीवन का अंग है, एक हमारा अंग बन गया है। इसकी सहायता से हम सहज ही भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। भाषा में जो हम भाषा सीखते हैं उसमें कुशलता प्राप्त की जा सकती है। भाषा के सहजात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों में, हम अपने आने वाली पीढ़ी में या बच्चों में स्वतंत्र रूप से बोलने और लिखने की कला का विकास करें। इसके लिए बच्चों के स्तर और परिवेश को ध्यान में रखकर उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम स्वयं अनुभव करें कि बच्चे भाषा को उसकी शुद्धता और सुगमता के साथ सीख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा एक कौशल है। कौशल विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों से निखरता है। बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की समझ विकसित हो, उसकी मौखिक लिखित शैली बेहतर हो सके। इसके लिए जरूरी है कि उनके सामने ऐसा वातावरण बनाया जाए जहाँ पर वे अपने भाव विचार और चिंतन को निसंकोच शब्द का रूप दे सकें। हमें बच्चों को ऐसा ज़रूरी है कि बच्चों के सामने ऐसा वातावरण बनाया जाए जहाँ पर बच्चे अपने भाव विचार और चिंतन को स्वतंत्र रूप से निसंकोच या स्वतंत्र रूप से शब्दों का रूप दे सकें, अपने शब्दों में समझा सकें। इसके लिए निम्नलिखित विधियों को विधियों की सहायता ली जाए। हेडिंग है तरीका या विधियाँ। बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हुए टीचर को बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हुए स्वतंत्र भाव से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के लिए करें। इसके लिए वह निम्नलिखित ढंग से प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मौखिक अभिव्यक्ति में क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ठंडी हवा किस मौसम में चलती है। जैसे बच्चों से क्वेश्चन करें, ठंडी हवा किस मौसम में चलती है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे ठंडी हवा ठंड में चलती है। इसी प्रकार से और भी पूछें क्वेश्चन, ठंड लगने पर हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे कि ठंड लगने पर हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं। थर्ड है, पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर के मन में क्या क्या विचार आते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि पिंजरे में बंद पक्षी और जानवरों के मन में, पक्षी के मन में विचार आता है कि यह पिंजरा खुल जाए तो मैं उड़ जाऊं, और जानवरों के मन में आता है कि मैं इस पिंजरे में मैं इस पिंजरे से कैसे स्वतंत्र हूँ या कब बाहर आऊँगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों के साथ करने चाहिए, जिससे बच्चे टीचर के साथ घुल मिल जाते हैं और वे अपने जो विचार होते हैं, उनके भावना होती हैं, वे स्वतंत्र रूप से अपने शब्दों का रूप देकर हमें अपने माता पिता से या अपने बड़ों से बोल पाते हैं, अपने टीचर से बोल पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंड गतिविधि देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें प्रशिक्षु टीचर बच्चों के समक्ष कुछ चित्रों को दिखाकर उन पर बातचीत करें।
चित्र गतिविधि। चित्र गतिविधि क्या है? इसमें टीचर जो है बच्चों के समक्ष चित्रों को रख कर उन पर बातचीत करे। चित्र स्पष्ट और सरल होने चाहिए। होने के साथ साथ ऐसा हो जिस पर बच्चे सहज ढंग से बोल सकें। चित्र जो है स्पष्ट हो, बच्चों को सही से स्पष्ट दिखाई पड़े और सरल होने के साथ ऐसा हो जिससे बच्चे सहज ढंग से खुलकर बोल सकें, सहज ढंग से बोलने में समर्थ हों, बोल सकें। मुद्रा विशेष वाले भी चित्र लिए जा सकते हैं, जैसे योगा करते हुए और मुद्रा वाले चित्र लिए जा सकते हैं। जैसे दो पक्षियों को उड़ते हुए देखना, जैसे दो पक्षी उड़ते हुए हों चित्र में। सेकेंड है उसमें एक को तीर लगते हुए हो। थर्ड है घायल हो जाने पर गिरते हुए का चित्र हो। दूसरे पक्षी का शोर मचाना। ऐसे चित्र होने चाहिए जिसका बच्चे चित्र का वर्णन कराया जाए, जिसका बच्चे जो हैं देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में बता सकें। टीचर के लिए ध्यानवत बातें। चित्र आकर्षक होने के साथ साथ सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण संबंधी जीवन पर आधारित हों। जो बच्चों को टीचर जो चित्र दे वे प्राकृतिक होने के साथ साथ सामाजिक प्राकृतिक वातावरण से संबंधित जीवन पर आधारित हों। चित्र कक्षा के अनुकूल होने चाहिए। चित्र जो है ऐसे होने चाहिए, ऐसे सरल और अनुकूल हों। कक्षा के जिस कक्षा में बच्चे हों उन बच्चों के उस कक्षा के लिए अनुकूल होने चाहिए। थर्ड है बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुने। टीचर जो है वो बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुने। हम देखते हैं मतभेद व्यक्त करने की इच्छा हो तो उस पर काबू करें। मतभेद जो बच्चे आपस में जब भी दो बच्चे कोई भी व्यक्ति अभिभेद व्यक्ति करते हैं तो अपनी बात को कहते हैं तो उनमें मतभेद होता है। तब टीचर को धैर्यपूर्वक मतभेद व्यक्त करने की इच्छा हो तो उस पर काबू करें। धैर्यपूर्वक सुने और अपनी जो भी मतभेद की व्यक्त करने की इच्छा है उस पर काबू करें। चित्र से संबंधित और जानकारी मांगे या बच्चे का ध्यान विषय के किसी नए पहलू की तरफ खींचें। अब देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति के लिए। अभी लिखित अभिव्यक्ति में देखते हैं। अभी हम मौखिक अभिव्यक्ति देख रहे थे, अब हम लिखित अभिव्यक्ति देखेंगे। लिखित अभिव्यक्ति में बच्चे जो है फर्स्ट है उत्तर देते समय शब्दों एवं वाक्यों का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट है कि नहीं, ये टीचर को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उत्तर देते समय जो बच्चे जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं उन शब्दों में उन वाक्यों में उच्चारण उनका शुद्ध एवं स्पष्ट है या नहीं। सेकेंड है बोलने में स्वाभाविकता है या नहीं, अर्थात स्वर ना बहुत मंद हो ना बहुत ऊंचा हो। थर्ड है बोलने में संकोच और झिझक तो नहीं है। जब बच्चा वो जो आंसर दे रहा है उसमें संकोच या झिझक तो नहीं है, ये टीचर को देखना है। 4 है बच्चों से हमें क्या लाभ होता है, ये बच्चों से पूछना है। बच्चों से लिखित में कहना है। 5 है गांधी जी के कितने बंदर थे, हमें क्या सीख देते हैं। कितने बंदर थे और वे हमें क्या सीख देते हैं। 6 है हमें खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए। ये सारे आंसर जो है टीचर को बच्चों से लिखित गतिविधि कराकर लिखित अभिव्यक्ति के पूछना चाहिए, लिखित द्वारा पूछना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ मूल्यांकन देख लेते हैं।
बच्चे किसी चित्र को देखकर, टीचर को चाहिए कि बच्चे किसी भी चित्र को देखकर स्वतंत्र ढंग से कितना बोल पा रहे हैं। सेकेंड है, चित्र देखकर उसमें निहित भाव समझाते हुए अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। तीसरा गतिविधि थर्ड, टीचर को 3 या 4 छोटे समूह में इस प्रकार बांट बच्चों को, टीचर जो है बच्चों को, शिक्षक बच्चों को 3 4 छोटे समूहों में इस प्रकार बांट ले कि प्रत्येक समूह में कम से कम 4 से 6 बच्चे आवश्यक हों। समूह के प्रत्येक सदस्य निम्नांकित बिंदुओं पर क्रमशः मौखिक तथा लिखित कार्य करें। 4 तरीका है गतिविधि का। ठीक है। शिक्षक बच्चों को 4 से 6 समूह में बैठाकर उनके बीच कुछ शब्द जैसे कोई पशु पक्षी, यातायात के साधन, मौसम के नाम आदि रखकर उनसे संबंधित बात, विचार, कविता, कहानी या चित्र बनाने को कहिए। इस संबंध में या निर्देश देना ना भूलें कि अभिव्यक्ति की विद्या चाहे जो हो, बस उससे भाव और अर्थ पूर्ण प्रकाशन होता रहे। अभिव्यक्ति की मतलब समझाने का तरीका कोई भी हो, लेकिन उनसे भाव और अर्थपूर्ण होने चाहिए। मूल्यांकन दिए गए शब्दों पर बच्चे अपनी बात मौखिक, लिखित या चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने में सामर्थ्य हो। अपनी बात को क्रम में रख पा रहे हैं या नहीं, ये टीचर को देखना है। 5 गतिविधि है। गतिविधि 5, इस विधि में टीचर निम्नलिखित माध्यम अपना सकते हैं। जैसे किसी कविता या कहानी या एकांकी को भावपूर्ण ढंग से सुनाकर बच्चों से अभिनव करने को कहें। जैसे टीचर किसी भी कहानी या कविता को, एकांकी मतलब एक ही भावपूर्ण ढंग से सुनाकर बच्चों से उसका अभिनव करने, उसके अलग अलग ढंग से समझाने को कहें। उदाहरण जैसे रेल चली भाई, रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, डैश डैश डैश। ये आप बच्चों से ऐसे कविता सुनाकर उसे पूरा करने के लिए कहें। कोई कहानी सुनाकर उसके किसी पात्र का संवाद बोलने को कहें। जैसे बच्चे को कोई भी कहानी सुनाए और उसके किसी भी पात्र का संवाद पूरा करने को कहें बच्चों से। किसी जानवर या पशु पक्षी, सेकेंड पॉइंट है। अगला पॉइंट है, किसी जानवर या पशु पक्षी की आवाज़ या व्यवहार का भी अभिनय बच्चों द्वारा सहजतापूर्वक किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, 2 या 3 बच्चों से किसी एकांकी या अभिनयकार सभी बच्चों से देखे गए अभिनय के आधार पर कविता, कहानी या अपने विचार लिखने को कहें। अभिनय देखकर तत्काल उस पर कुछ लिखना या कार्य बच्चों के लेखन रुचि को परिष्कृत करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। सोचिए टीचर, ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आइए जानते हैं। फर्स्ट है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। पहले बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे, तभी बच्चे आत्मविश्वास जब आप बच्चों में बढ़ा पाएंगे तो वे स्वतंत्र रूप से बोलना सीख पाएंगे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कैसे करें? जैसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाकर। सेकेंड है, वह सीखने में रुचि लेने लगता है।
थर्ड है भाषी कौशल में निखार आता है। 4 है बिंदु विशेष पर अपनी बात रख सकता है। 5 है कुशल वक्ता लेखक रचनाकार बन सकता है। 6 है सर्जनात्मक पक्ष मजबूत होता है। मूल्यांकन है इसका, बिंदु पर अपने भाव या विचार व्यक्त करने में उसे असहजता तो महसूस नहीं हो रही। ये एक टीचर को देखना चाहिए कि बच्चे को अपने बिंदु विशेष पर अपने भाव या विचार को व्यक्त करने में कोई असहजता तो नहीं महसूस होती है। सेकेंड है भाव या विचार करने में क्रम आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। थर्ड है किसी भी बिंदु पर बोलते या लिखते समय शब्द चयन पर विशेष ध्यान दें बच्चे। 4 है मौखिक रूप से भाव या और विचार व्यक्त करने में बोलने के ढंग तरीके पर ध्यान दें बच्चे। बोलने के ढंग तरीके पर ध्यान दें बच्चे। 5 है लिखित रूप में विचार व्यक्त करने में लेखन शैली की शुद्धता और परिष्कार का विचार आवश्यक है। पुरस्कार का शुद्धता और स्पष्टता का विचार आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे जो है इसके आगे 5 चैप्टर जो है हमारा हम वो कल की वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे स्थानांतरण अनुकूल गद्य पद्य में शब्दों वाक्यांशों विराम चिन्हों एवं सामान्य ध्वनियों को समझाने का उद्देश्य। तो ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो और आप लोगों को अच्छी लगती हो, समझ में कुछ भी आता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और आप लोगों को काउंसलिंग आप लोगों की शुरू हो गई है। जिन बच्चों ने DLED में फॉर्म फिल कराया था उन बच्चों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है।